हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो है हमारे टॉपिक चल रहे थे, तो यहाँ पर हमारा वारंगल जो है कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ से देवगिरी से जो है स्टार्ट करते हैं। तो 1303 में और 7 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर जो है दक्षिण का पहला सफल आक्रमण किया मलिक मलिक कफूर के नेतृत्व में। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दे दिया। रामचंद्र मलिक कफूर के साथ ही अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली आए और अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि देकर चंदोबा देकर सम्मानित किया। वह नवसारी का जिला देकर भी देवगिरी में शामिल किया। अलाउद्दीन ने 1313 में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव यानी सिंघल देव को परास्त कर मार डाला गया और हरपाल देव को गद्दी पर बैठा। तो जब वो वापिस यहाँ पर जो है अलाउद्दीन ने 1313 में देवगिरी पर दोबारा से आक्रमण किया तथा उसके पुत्र जो है शंकर देव को परास्त कर मार डाला और हरपाल देव को गद्दी पर बैठाया। होयसाल को देखते हैं। 1310 में मलिक कफूर को होयसाल राज्य पर आक्रमण किया। वह वीर वल्लाह तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। वल्लाल तृतीय ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी भेजी थी। पांड्य राज्य की राजधानी वीरधुल थी। वीरधुल जो है पांड्य राज्य की राजधानी थी। वीर बल्लाल तृतीय ने ही अलाउद्दीन को मावर प्रदेश यानी पांड्य के मार्ग में जानकारी दी थी। बल्लाल तृतीय मलिक कफूर के साथ दिल्ली भी गया था। आगे देखते हैं, पांडवों की बात करते हैं। 1311 में मदुरा के राजा पांड्य यानी मावर राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ दो भाई होते हैं, कौन-कौन? एक तो वीर पांड्य और वह सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी। तो सुंदर किसके पास चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफी धन लूटा व रामेश्वर के मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद भी बनवाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर राज्य किया और आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा। पांड्य राजाओं ने ना तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की व न कर दिया। इस प्रकार मदुरै के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से क्या रहा? असफल रहा। आगे देखते हैं। अब अलाउद्दीन के, ये तो हो गई अलाउद्दीन ने दक्षिण में किस प्रकार से विजय प्राप्त की, उत्तर का हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब यहाँ से जो है अलाउद्दीन के समय हुए विद्रोह की हम चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए, उनका क्रम इस प्रकार है। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, सबसे पहले है नवीन मुसलमानों का विद्रोह, फिर है आकत खां का विद्रोह, अवध के सूबेदार मंगू खां का विद्रोह व बदायूं के सूबेदार मलिक उमर का विद्रोह और 1308 में हाजी मौला का विद्रोह। तो यहाँ पर देखते हैं आकत खां जो है अलाउद्दीन का भतीजा था। हाजी मौला पुराने कोतवाल फरूरुद्दीन का सेवक था। पहला विद्रोह उन मंगोलों का था जो जलाउद्दीन खिलजी के समय जो है इस्लाम परिवर्तित कर नवीन मुसलमान कहलाए थे। इन नवीन मुसलमानों ने 1299 में गुजरात से नुसरत खां के नेतृत्व में लौट रही अलाउद्दीन की सेना में अचानक विद्रोह कर दिया और अलाउद्दीन के एक भतीजे तथा नुसरत खां के भाई को मार दिया। नुसरत खां ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। जियाउद्दीन बर्नी तथा इसामी ने इन्हें इन्हें लिखा कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ल करवा दिया था। तो बर्नी इस तरह से जो है लेखन करते हैं और इसामी ने इन्हें लिखा था। आगे देखते हैं। विद्रोह के दमन हेतु जो है 4 अध्यादेश जारी किए थे। क्या-क्या? सबसे पहला है अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त कर लिया जाए। अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त कर लिया जाए। गुप्तचर प्रणाली का गठन हो। दिल्ली में मद्य निषेध यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का कारण प्रमुख राजनीतिक कारण था। अमीरों के आपसी मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक लगा दी व आपसी विवाह से पूर्व सुल्तान से अनुमति लेनी जरूरी थे। तो ये 4 अध्यादेश थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान क्या कर लिया जाए? जब्त कर लिया जाए। गुप्तचर प्रणाली का गठन हो ताकि कोई इस तरह से विद्रोह ना कर पाए। दिल्ली में मद्य निषेध, शराब निषेध की अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की। और ये एक राजनीतिक कारण था क्योंकि आपस में मिलते थे, पीते थे और इस तरह से कुचक्र करते थे, तो ये रोक लगवा दी। अमीरों के आपसी मेल-मिलाप व उत्सवों पर रोक लगा दी और ये भी एक जो है मेल-मिलाप और उत्सव करने में भी जो है षड्यंत्र जो है किया करते थे, तो इस पर भी रोक लगा दी। अगर किसी को आपस में ही विवाह करना है तो सुल्तान से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत देखते हैं अब। अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों जलालुद्दीन और कैकुबाद के समान मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित राजत्व का समर्थक नहीं था। वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने का आकांक्षी भी नहीं था। तो धर्म को राजनीति से अलग करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। इन्होंने अलग किया था, धर्म अलग है, एक राजनीति अलग है। अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बल्कि वो ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करे। यानी कि बनी बनाई व्यवस्था जो है कोई राजा जो है ईश्वर नहीं है और ईश्वर का स्वरूप नहीं मानना है। इस तरह से जो है उन्होंने चीज़ों को डिसाइड किया। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अमीर खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को पवित्र और दिव्य बनाया। अलाउद्दीन का राजत्व शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था और ना उसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा लिया गया। अलाउद्दीन ने हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करने के लिए राजत्व के सिद्धांत को पुनः निर्मित किया। अलाउद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से क्या कर दिया, पृथक किया। उसने खलीफा को मान्यता दी एवं यामिन उल खलीफा, नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का नायब या खलीफा का दायां हाथ की उपाधि ग्रहण की। इसके अलावा किंतु प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया और ना ही खलीफा से कभी अधिकार पत्र लेने के लिए आवेदन किया और ना ही उलेमा वर्ग से कोई सलाह लेता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ये पहला सुल्तान था और यहाँ से जो है क्वेश्चन भर भर के जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधित्व घोषित करने का उद्देश्य खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। वह उलेमा वर्ग की सलाह नहीं लेता था तथा अपने स्वविवेक से राज्य हित में जो है निर्णय लेता था। उसने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कहा, तो ये कोटेशन जो है एग्जाम में पूछा गया है, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है और फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं और परिस्थिति देखते हुए तर्क संगत दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो ये मुगीसुद्दीन को कहे गए अलाउद्दीन के शब्द थे। अलाउद्दीन ने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया था। अलाउद्दीन ने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया था। अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। फ्रांस के लुईस 14वें की तरह अलाउद्दीन मानता था कि मैं ही राज्य हूँ। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी वंश के खिलजी वंश के किसी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी, क्योंकि वो सिकंदर जैसा ही सोचता था, तो दूसरे सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर उसे सिक्कों पर भी अंकित करवाया। अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना व विश्व विजय करना चाहता था, परंतु अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल
अलाउल मुल्क की सलाह पर ये योजना क्या कर दी, उन्होंने त्याग दी। तो मैंने स्टार्टिंग में जब खिलजी वंश स्टार्ट हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी बताया था, तो वहाँ बताया था कि वो सपने देखता था कि मैं भी सिकंदर के जैसा जो है पूरा विश्व को जीतूँ। लेकिन फिर वहाँ पे एक मित्र बोलता है कि महाराज पहले अपना आस-पास का क्षेत्र ही जीत लीजिए, तो वो कोतवाल था। अलाउल मुल्क की सलाह पर ये योजना त्याग दिया। अलाउद्दीन सिर्फ अलाउल मुल्क की सलाह का सम्मान करता था। अब देखते हैं प्रशासनिक सुधार। तो अलाउद्दीन ने व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की क्या किया था, उसने स्थापना की थी। वरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी के अधीन गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन किया था। वरीद के अतिरिक्त मुनहियान या मुनही नामक अनेक सूचना दाता भी नियुक्त किए थे। तो वरीद ए मुमालिक का मतलब ही जो है गुप्तचर प्रणाली या गुप्तचर से संबंधित था। और पूरा बाजार व्यवस्था सुधारने के लिए, व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए, बाजार सुधारने के लिए दीवाने रियासत। अब सैन्य सुधार देख लेते हैं। सेना का केंद्रीयकरण किया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। घोड़े दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया। तो घोड़े दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया जो है नोट करना शुरू किया था। अलाउद्दीन ने सबसे बड़ी स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। मुरतब मुरतब जो है निरीक्षक करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुरतब कहा जाता था। सेना की भर्ती आजिर मुमालिक करता था। अलाउद्दीन ने सेना को नित्य कवायद यानी ड्रिल परेड शुरू की थी। एक घुड़सवार सैनिक मतलब एक अफसर का वेतन जो है 334 टंका वार्षिक था, यानी कि 19.5 टंका मासिक। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर उसे 78 टंके वार्षिक अतिरिक्त मिलते थे। 2 घोड़े वाले सवार को 2 अफ़सर कहा जाता था। फरिश्ता के अनुसार केंद्रीय सेना में जो है घुड़सवार 4,75,000 घुड़सवार थे। पैदल सेना का वेतन 78 टंका वार्षिक था। अलाउद्दीन ने मंगोलों की भांति अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर क्या किया था? संगठित किया था। आगे देखते हैं। अब बाजार नियंत्रण के उद्देश्य क्या था जिसके कारण उसको जो है जैसे सैनिकों को मिलती है मिलिट्री सेवा, सॉरी कैंटीन सेवा मिलिट्री वालों को मिलती है कैंटीन सेवा, उसी तरह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब उसी तरह हाँ लगभग की जो कैंटीन में जो हमारे सैनिक हैं उनको जो है कैंटीन व्यवस्था मिलती है। और वहाँ पे जो है जो चीज़ें हैं चाहे वो खाने पीने की हो सारी चीज़ें लगभग जो है कम रेट में मिलती हैं। तो यहाँ पर जो बाजार नियंत्रण के उद्देश्य थे तो उसको देखते हैं। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे पर अधिक सेना रखना था। इतिहासकार के एस लाल व इरफान भी यही मानते थे, मतलब कि सेना को कम खर्चा दिया जाए, लेकिन ये जो कम खर्चा हो रहा है सेना रहे, क्योंकि जो घर की चीजें हैं ये सारी चीजें उसको आसानी से कम दामों पे मिल सकें। और ये इतिहासकार के एस लाल भी मानते हैं और इरफाम हबीब भी मानते हैं। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना भी था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी क्या थे? हिंदू थे और वो अपनी मनमानी ढंग से जो है बाजार के जो भाव थे वो बढ़ाते थे, तो एक ये भी कारण था। चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद चिश्ती ये दिल्ली और अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य प्रजा हित था। एक ही निजामी भी यही मानते हैं। तो वर्तमान के जो उस समय लेखक थे जैसे अमीर खुसरो हो गए, तो ये सारे जो हैं ये मानते हैं कि प्रजा के हित में था, इसलिए ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है उसने कायम की। अब बाजार नियंत्रण का क्षेत्र देख लेते हैं। तो फरिश्ता के अनुसार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू की गई। मोरलैंड के अनुसार मूल्य नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक
सीमित था क्योंकि दिल्ली में ही अधिकांश सेना क्या थी केंद्रित थी तो मेन जो है दिल्ली तक सीमित थी। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ़ दिल्ली तक सीमित थी, उसके बाहर भी कुछ-कुछ जगहों पर थी। लेकिन मेन जो है वो दिल्ली ही था। वास्तव में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु बाज़ार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया। शेख मुबारक के अनुसार अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो गई क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन पर निर्भर करता था। शेख मुबारक के अनुसार मुबारक शाह खिलजी के शासन के दौरान कीमतें जो है तेजी से बढ़ी। बाजार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त किए गए। कौन-कौन से दीवाने रियासत, शहनाई-ए-मंडी और वरीद-ए-मंडी। मलिक याकूब मलिक याकूब को दीवाने रियासत मिलता है। दीवाने रियासत का क्या है कि बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च सबसे बड़ा अधिकारी दीवाने रियासत का मलिक काफूर को बना दिया गया। ये वाणिज्य मंत्री है। मलिक याकूब को अलाउद्दीन ने मुहतसिब यानी सेंसर के पद पर नियुक्त किया। बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को ही दिया जाता है। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए आर्थिक नियमों को लागू करवाना दीवाने रियासत का प्रमुख कार्य था। बाजार का प्रमुख होना शहना होता था और तीनों शहना का प्रमुख शहना-ए-मंडी होता था। तो मलिक कबूल जो है याकूब जो है दीवाने रियासत, मलिक कबूर जो है वो शहनाई-ए-मंडी नियुक्त हुआ। सभी व्यापारियों को शहनाई-मंडी के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। शहनाई-ए-मंडी जो है दुकानदारों व कीमतों पर नियंत्रण रखता था। और अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की तथा बाज़ारी पर भी नियंत्रण किया। आपातकालीन खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति हेतु अनाज के भंडार हेतु गोदाम भी उसने बनवाए। काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 तरह के बाज़ार थे ये। 3 तरह के क्या थे? बाज़ार हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन-कौन से थे? तो यहाँ पर बदायूँ के पास दिल्ली के बदायूँ के पास बदायूँ के पास 3 तरह के बाज़ार बनवाए। पहले कपड़ा व कपड़े से निर्मित जितनी भी चीज़ें हैं, तो कपड़ा हो गया, खाद्यान्न हो गया और घोड़े और मवेशी यानी दासों का बाज़ार। गुलाम एवं मवेशियों के बाज़ार में एक ही थे इसलिए बरनी इनकी कीमत साथ-साथ देता है। बरनी ने इनकी कीमत विस्तार से बताई है। इन बाज़ारों को सराय-ए-अदल अदल जो है सरा इन बाज़ारों को मतलब ये सारे बाज़ार जो हैं सराय-ए-अदल न्याय का स्थान कहा जाता था। ये बाज़ार सरकारी सहायता प्राप्त थे। शहनाई-ए-मंडी जब न्याय का कार्य करता था तब वह सराय-ए-अदल कहलाता था। बरीद-ए-मंडी जो है गुप्तचर विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन के समय कीमतों को सस्तेपन से महत्वपूर्ण था। कीमतों की स्थिरता मतलब जो कीमत उसने डिसाइड की है वो बढ़े ना, वो स्थिर रहें। तो बर्नी यहाँ लिखता है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था कि यहाँ पर जो है हमेशा बाजार जो है बढ़ता जाता है धीरे-धीरे लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत आश्चर्य की कीमतें क्या हो गईं, वो स्थायी हो गईं, रुक गईं। बाजार नियंत्रण संपूर्ण साम्राज्य में ना होकर दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ही लागू था। हिंदू हिंदू काफ़िरों हिंदू काफ़िर वस्तुओं की चोर-बाज़ारी करते थे, ये बरनी का कहना है। वर्षा की अनियमितता होने पर भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में कभी दिल्ली में आकर नहीं पड़ा, ऐसा बरनी कहता है। ये भी बरनी का ही कथन है, एक ऊँट एक जीतल का है, लेकिन वो एक जीतल था किसके पास? मतलब इतना कम था, एक जीतल एक ऊँट मिलता था, लेकिन था किसके पास? तो ये वाला क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा गया है। आगे देखते हैं अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया ताकि वे व्यापारियों से कपड़े खरीद कर बाजार में निर्धारित मूल्य पर बेच सकें। इसके अलावा अब देखते हैं बाजार नियंत्रण से संबंधित 4 अधिनियम। तो सबसे पहला है 4 अधिनियम थे यहाँ पर। बाजार नियंत्रण का पहला अधिनियम खाद्यान्नों की कीमत निर्धारण से संबंधित था।
इसके द्वारा सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित किया गया। ये सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम था। दूसरे अधिनियमों का समूह कम कीमतों पर कपड़ों व किराना सामान प्राप्त करने से संबंधित था। इन चीज़ों की खरीद फरोख्त के लिए सराय अदल नामक बाजार लगाया जाता था। और बाजार नियंत्रण तीसरा है यहाँ पर बाजार नियंत्रण के लिए तीसरे अधिनियम का समूह जो है मवेशियों व दासों की खरीद फरोख्त से संबंधित हुआ करता था। इस तरह खाद्यान्नों, कपड़ों, मवेशियों व दासों के लिए अलग-अलग 3 बाजार थे। प्रत्येक बाजार में शहना नामक अधिकारी नियुक्त होता था। तो आगे देखते हैं अंतिम अधिनियम चौथा देखते हैं तो परवाना नवीस था। परवाना नवीस परमिट जारी करने वाला अधिकारी को नियुक्ति से संबंधित था। परवाना नवीस का कार्य जो है किरपास होता था। किरपास मतलब सूती वस्त्र। किरपास मतलब सूती वस्त्र। खुज्जे दिल्ली जो है दिल्ली में बना रेशमी वस्त्र होता था। किरपास सूती वस्त्र, खुज्जे दिल्ली ये दिल्ली में बना रेशमी, तसबीहा, बीहस, दरवेज, कंच, मावरी, कमरबाद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए परवाना आदेश जारी करता था। परवाना नवीस जो है इन सब में ये काम करता था। आगे बरनी के अनुसार बाजार व्यवस्था बर अबर बर अबर सिद्धांत भी जो है एग्जाम में आया हुआ है। बर अबर सिद्धांत यानी प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें कुल 7 नियम थे। कुल 7 नियम थे। बाजार व्यवस्था के उपभोक्ता वर्ग को लाभान्वित एवं उत्पादक वर्ग को हतोत्साहित किया गया। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकी क्योंकि यह अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। अब राजस्व व्यवस्था देखते हैं तो अलाउद्दीन ने राजस्व में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए भी 2 नियम जारी किए। पहले हैं पहला अधिनियम जवाबिता भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करना। दूसरा है पशुओं एवं चारागाह पर कर से संबंधित बिस्वा जो है भूमि पैमाइश की मानक इकाई होती थी और ये एक बीघा का 20वां हिस्सा थी। बाजार का आधा हिस्सा 50% लगान खराज के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन ने बहुत से अमीरों से भूमि, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों, धर्म शास्त्रियों को राज्य की ओर से दी गई भूमि, मिल्क, इद्रारात यानी कि पेंशन, इनाम वक्फ मतलब धर्म की सेवा के लिए आधार पर प्रदत्त भूमि के रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो ये इसने इम्पोर्टेंट काम किया था ताकि जो है उसका जो आय है वो बढ़ सके। खालसा भूमि पर राज्य लगान वसूल करता था। खालसा भूमि पर जो है राज्य ही वसूल करता था। इससे क्या होगा उसकी सेना मजबूत होगी और जो अ, उसका राज्य मजबूत होगा। तो ये सारी व्यवस्था उसने कर रखी थी। अपने खूतों व जमींदारों के विशेषाधिकार छीन लिए। बर्नी कहता है कि चौधरी, खूत, मुकद्दम घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे और ना ही अच्छे वस्त्र पहन सकते। तो ये बर्नी सारी कथा कहानी लिख देता है जो कि हम सबको अभी पता चल रही है। अलाउद्दीन ने राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती से नियंत्रण लागू किया। राजस्व अधिकारियों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह उनके साथ करने को तैयार नहीं था। अलाउद्दीन मुसलमानों से उपज का 1/4 भूमि कर के रूप में लेता था, जबकि अन्य प्रजा के उपज का आधा हिस्सा भूमि कर लेता था। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी मसाहत कर वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की। आगे देखते हैं फिर विविध वाले जो हैं हम अगले उसमें करेंगे। मापन पद्धति के अनुसार समस्त भूमि पर 50% की दर से लगान वसूल किया जाता था। ये पहले 1/3 होता था। भूमि की पैमाइश दिल्ली व सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू की गई। घरी कर यानी कि आवास कर, चराई कर यानी दुधारू पशुओं पर करी या घरी कर ही एक अन्य कर थे जो अलाउद्दीन द्वारा पहली बार लगाए गए थे। तो अलाउद्दीन द्वारा पहली बार कर लगाए गए कौन-कौन से? घरी, आवास कर और चराई कर।
खम्स नामक लूट राज्य का 5वां हिस्सा होता था, 20% होता था, लेकिन अलाउद्दीन 4/5 हिस्सा 80% खम्स वसूल करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खम्स का जो है 4/5 भाग राज्य के रूप में लिया था। अलाउद्दीन की समस्त राजस्व व्यवस्था का उद्देश्य जो है शक्तिशाली व निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन ने बकाया राजस्व वसूल करने के लिए दीवान-ए-मुफ्त खराज नामक विभाग की स्थापना करी थी और अलाउद्दीन ने अधिकतम भूमि को खालसा में लाने का प्रयास किया। अब खालसा में होगा तो सारी जो आय होगी उसकी राज्य को मिलेगी तो सैनिकों को मिलेगी। सैनिकों से क्या होगा उसका जो पूरा मंगोलों से सुरक्षा होगी, चूँकि इस समय जो है सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। हमने पूरी लिस्ट देखी थी कि कौन-कौन से मंगोल के नाम, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था। और जो उसने स्टार्टिंग में कह दिया था मुझे वो अच्छा लगता है जो प्रजा के हित में है, वही वो काम करता है। तो उस समय जो चीज़ें थी उसने किया। अलाउद्दीन की कृषि एवं भू-राजस्व नीति को सफल बनाने का श्रेय नायब वज़ीर शर्फ कायनी को है। तो नवाब वज़ीर शर्फ कायनी को ये जो है कृषि और भू-राजस्व नीति को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व की नकद अदायगी की। अब यहाँ पर कुछ उपाधियाँ हैं जैसे महमूद गजनवी। तो इसको हम विविध में जो है कंप्लीट करा लेते हैं। यहाँ हमारा जो अलाउद्दीन सुल्तान जो है यहाँ पर जो है खत्म हो गया है। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप वहाँ पर जो है ये वाला कोड लगा सकते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से जो है फ़ायदा मिलेगा। और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो आपको वहाँ पर 2 महीने का एक्स्ट्रा जो है मिल जाएगा फ़ायदा। तो 24 महीने का लीजिए, एक उसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत